वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे कि सिंध में जो 93,000 स्कूल टीचर्स भर्ती किए गए और उसके अलावा अगर देखा जाए सिंध का जो तालीमी मयार है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी रिपोर्ट सामने हमारे पड़ी है, तो उसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंध में जो 78 लाख उस बच्चे जो हैं उस आउट ऑफ स्कूल हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं नदीम जुनेजो, जो एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, ये जो सिंध में 93,000 सरकारी स्कूल टीचर्स भर्ती किए गए, जिस पे महकमा तालीम को काफ़ी मतलब एक क्रेडिट जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि सरदार शाह साहब कह रहे हैं कि हमने 93,000 सरकारी स्कूल्स में जो टीचर्स भर्ती किए हैं उसमें हमें क्रेडिट मिलता है, पूरे पाकिस्तान की तारीख में हमने इनकलाब लाया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 78 लाख जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और तीसरा, ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है आपके सामने भी पड़ी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी तालीमी कामयाबी है या नाकामी है? आसिफ साहब, इसको कोई भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि ये एक बड़ा फेल्योर है, और वो ख़ास तौर पे उस जमायत की हुकूमत में जो जमायत की पूरी लीडरशिप वेल एजुकेटेड हो, फॉरेन क्वालिफाइड हो, और वो ख़ास तौर पे जिनका मिनिस्टर, जिनका जो ऑफिस बियरर हो एजुकेशन का, वो जी। एक अच्छा खासा नामवर अदीब हो, लिटरेसी लविंग बंदा हो, इंसान हो, और उस इलाके की जो अगर स्टेटिस्टिक्स इस तरह के आए तो ये बड़ी जो है अलार्मिंग सिचुएशन है और बड़ी परेशान कुन बात है। अच्छा देखें, ये जो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है उसकी 38% जो है समझे वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी समझेंगे आपके अनपढ़ कितने हुए वहाँ पे। ये सूरत हाल आपके सामने है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक के उनकी जो हमारे पास पे रिपोर्ट्स हैं स्टेटिक्स के, वो तो बिल्कुल शानदार है। लेकिन सिंध की हम बात करेंगे तो सिंध में जो एक मुआशी मुश्किलात एक बड़ी वजह होती है बच्चों को तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो लेकिन ये जो हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि हमने 93,000 सरकारी स्कूल टीचर भर्ती किए हैं, लेकिन इतने बच्चे जो लाखों की तादाद में जो है 7.8 मिलियन जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? अब हमारी एज जो है 35 प्लस है, और सुनते आए हैं घोस्ट स्कूल, घोस्ट स्कूल। और वो घोस्ट स्कूल का नाम, जैसे पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पोलियो की जो इंक्लूजन लिस्ट है उससे एरेडिकेट नहीं हो सका, हम ये घोस्ट स्कूल के टर्म से भी एरेडिकेट अनफॉर्चुनेटली सिंध का सूबा तो नहीं हो सका। आज भी घोस्ट स्कूल हैं हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे जो विसिनिटीज हैं, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे। और जाहिर है जब घोस्ट स्कूल्स हैं तो वो इट मल्टीप्लाई विद 10 व्हेन वी टॉक अबाउट द घोस्ट टीचर्स। तो जब घोस्ट टीचर्स होंगे तो इलिटरेसी रेट तो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके स्कूल्स पे, वहाँ की तालीम पे, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स पे। जब टीचर्स नहीं होंगे, स्कूल्स हमारे सिर्फ कागजों में चल रहे होंगे, तो जाहिर है लिटरेसी रेट यही होगा, इलिटरेसी इसी स्पीड से बढ़ती जाएगी और मल्टीप्लाई होती जाएगी। और प्लस में उसमें हमारे जो फंड एलोकेशन है उसमें जो करप्शन है, बेतहाशा करप्शन है। उसमें जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह की करप्शन हमारे पास होती है, बाकी शोबों में भी और खासतौर पे एजुकेशन में, हमने जो फंड्स को जिस तरह से अननेसेसरीली जिन चीज़ों पे यूज़ किया है, यूटिलाइज किया है, वो भी आपके सामने है। जो बेंच हमें मार्केट से 3,000 की मिल सकती है, हम वो 25,000 की, 34,000 की जो है ना बिडिंग करते, और पाकिस्तान के सबसे बड़े वेंडर से लेते हैं, इंटरवुड टाइप या इस तरह के लोगों से लेते हैं। तो वो हम फंड की एलोकेशन किस मिसमैनेज तरीके से होती है। तो यही सबब है, यही मेजर एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास इसी हवाले ये से मैं चैलेंजेस। आपसे एक सवाल करूंगा कि जो 2025 और 26 में जो तालीम के लिए 18% जो इजाफा करके बजट बढ़ाई गई, उसमें 613 अरब रुपए रखे गए, जिसमें 89 अरब रुपए जो तरक्याती बजट के लिए रखा गया। और उसके अलावा अगर 30 अजला में, अगर हम मिसाल दें आपको, 30 अजला में 2-2 अरब रुपए देकर स्कूलों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, बुनियादी सहूलियात दी जाए, तो ये काम मुश्किल नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, ठीक है। लेकिन बात है नेक नियति की, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी तालीम संवारने में अपना किरदार अदा करेगी? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आप सेकंड करूंगा आपकी बात को, कि पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे को चलाने के लिए या गवर्नमेंट को चलाने के लिए। बदकिस्मती से हमारे पास वोट्स रोड्स पे मिलते हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिलते हैं, लेकिन एजुकेशन या लिटरेसी रेट पे नहीं मिलते। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे समाज की और हमारे माइंडसेट की। उसके अलावा गवर्नेंस में और करप्शन में जो हमारे पास चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें मैंने नोट की हुई थी। सेंट्रलाइज़ नहीं किया हुआ हमने चीज़ों को, ओवर सेंट्रलाइज़ किया हुआ है। चीज़ें डिस्कस होती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं कराची और इस्लामाबाद में, और स्कूल जो उन पॉलिसीज़ के लिए सफ़र करते हैं, वो हमारे पास सर पार कर शिकारपुर दादू के स्कूल सफ़र कर रहे होते हैं, मिसमैनेज्ड और अनअकाउंटेबल पॉलिसीज़ की वजह से। अच्छा, ये नदीम साहब देखें, ये जो हमारे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टडीज़ की रिपोर्ट है, उसमें अगर देखा जाए आपका ताल्लुक़ शिकारपुर से है, तो आप इस चीज़ को देखें कि जो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका मयार कितना गिरा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो माजी में शिकारपुर को हम पेरिस कहते थे और एक लिटरेरी एक साउंड सिटी था कि वहाँ पे अदीब, शायर और दानश्वर पैदा हुए, लेकिन अब शिकारपुर की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। सर आसिफ साहब, मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि मैं बिल्कुल शिकारपुर से मेरा ताल्लुक है, और मैं अपने गांव के जो 28% स्कूल है, जो है इन्होंने रेशो दिया है पढ़े लिखे लोगों का, बाकी मतलब जो पॉपुलेशन है वो अनपढ़ है। स्टेटिस्टिक्स वेरी भी करती होगी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे बिल्कुल इतने ही हैं। 28% भी अगर इसमें भी कोई मैनिपुलेशन नहीं है तो फिर भी हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, एंड लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सबसे बड़ा सबब है कि लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे, इसलिए लोग स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई इंस्पेक्शन का तो तस्वर नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये है। और ना सिर्फ शिकारपुर, मैं तो डिमांड करूंगा कि पूरे सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में जहाँ का स्टेटस डेटा इस तरह का आ रहा है, वहाँ पे तो इनको एजुकेशन इमरजेंसी एक डिक्लेयर करनी चाहिए। जैसे हम सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर करके इस तरह के प्लान हम दे देते हैं, ज़रबुल अज़ब वगैरह वगैरह, तो हमें एजुकेशन के लिए भी एक सिक्योरिटी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए इस खत्ते में। अच्छा नदीम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि डिजिटल लर्निंग के हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने 3 अरब से बजट बढ़ा के 19 अरब कर दिए, लेकिन हमें देही इलाकों का आपको भी पता है कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ होते हैं। और अगर ये टैबलेट या पीसीज वगैरह देंगे तो ये जो 19 अरब इन्होंने रखे हैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से, और इनका कहना है कि हम 200 जो डिजिटल स्कूल बनाएंगे, तो ये जो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि 3 अरब से 19 अरब बजट रख दिए डिजिटलाइजेशन के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये कितने सक्सेस होंगे? आसिफ साहब, इसमें भी अगेन पॉलिटिकल विल का ही पूरा किरदार है, क्योंकि जिस इलाके में, जिस स्कूल में, जिस गांव में बिजली ही नहीं है, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन का बिल्कुल। तस्वर या वह बात करना ही अजीब है, हम्म। मजाक लगता है। जहाँ हम्म। पे आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई नहीं है, जहाँ पे आप सोलर प्रोवाइड नहीं कर सकते स्कूल्स को, तो वहाँ पे आप डिजिटलाइजेशन किस तरह से करेंगे? इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इलाकों में लोड शेडिंग के साथ इन मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं, तो लेकिन वहाँ पे तो सरदार शाह साहब आपको कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे लोड शेडिंग का इशू है या बिजली ट्रांसफ़र का इशू है वो मेरा हेडेक नहीं है। तो आप बताएं कि ये जो इसको हम पे प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, जो 19 अरब रुपए आपने रखे हैं, बजट रखी है, तो वो आप कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हल नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हल नहीं करेंगे, तो आप कैसे वो डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता हूँ, इस वाले स्टेटमेंट या इस वाली फेस सेविंग को, कि आप ये मेरा हेडेक नहीं है। आपके इदारे को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे कोई इदारा चलाना चाहते हैं तो उसके जो भी इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो आपको टैकल करना पड़ेंगे। अल्टरनेटिव एनर्जी पे आपको जाना पड़ेगा। आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो गैसेस या इस तरह के कोई प्लान आपको अपने एजुकेशन प्लान में शामिल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो इसका बैकबोन है। जब वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं होगी तो आप डिजिटलाइजेशन का तस्वर कैसे बना सकते नदीम हैं साहब, कोई? आपने अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से काफ़ी काम किया है, आपका एक्सपीरियंस भी है, तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर ये सरदार शाह साहब कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरा हेडेक नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड डिजिटल एजुकेशन? आई वुड सजेस्ट कि अब आपने एक बजट रखा होता है किसी भी इदारे को चलाने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो उसमें ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स में आपके बिजली के बिल के लिए भी कोई बजट रखा होता है, पावर सप्लाई के लिए भी कोई बजट रखा होता है। उस बजट को आप सेल्फ सफिशिएंट होकर सोलर के लिए, एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए, बाकी जो अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शंस हैं एनर्जी के, उन पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप उस बिल्डिंग को सोलर पूरी बिल्डिंग को, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वो ग्रिड से ऑफ ग्रिड हो जाए। आप क्या जो है ना, किसी भी मातहत ना रहें, या कोई भी आप मोहताज ना रहें इलेक्ट्रिक सप्लाई के। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे नदीम जुनेजो साहब, जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनका कहना था कि ये जो सरदार शाह साहब कह रहे हैं कि जो देही इलाकों में हम डिजिटल लर्निंग के हवाले से जो स्कूलों का क़याम कर रहे हैं, 200 स्कूलों का, उसके हवाले से उन्होंने 1900 अरब रुपए बजट रखी है। तो बात वही है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का हवाला देते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इलाकों में, तो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ होंगे, इंटरनेट के इश्यूज़ होंगे, तो वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन का क़याम कैसे मुमकिन है। तो नाज़रीन, हम यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।